वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में प्रोविजंस रिलेटिंग टू चेक्स से रिलेटेड स्टडी टेक्स्ट के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज इमीडिएटली पेएबल ऑन डिमांड। चेक जो है वो ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड होता है, तो यही हमारा आंसर होगा। प्रॉमिसरी नोट जो है वो पेएबल ऑन डिमांड, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि ये बाजू का टाइम इंस्ट्रूमेंट होते हैं और बाजू का जो है डिमांड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। चेक सिर्फ डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है, चेक टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन है कि एडिशन ऑफ द वर्ड्स नॉट नॉन निगोशिएबल टू द क्रॉसिंग। नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग से चेक स्टिल ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उसकी जो है ये होता है कि उसमें फ्री फ्रॉम डिफेक्ट ट्रांसफर नहीं होता, यानी उसकी ट्रांसफरेबिलिटी का मेन फीचर जो है कि निगोशिएबल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट हो वो खत्म हो जाता है, लेकिन स्टिल ट्रांसफरेबल रहता है। तो रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ चेक ये गलत है। मेक्स नो डिफरेंस ये बात भी गलत है, क्योंकि वो उसका जो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट वाली बात है उसका चेंज तो आ जाता है, तो डिफरेंस तो आ जाता है। डज नॉट रिस्ट्रिक्ट फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ चेक, फिर भी चेक को फर्दर ट्रांसफर किया जा सकता है, ये बात ठीक है, तो ये करेक्ट होगी। मेक्स द चेक इनवैलिड, नहीं चेक इनवैलिड नहीं होता, लॉ में अलाउड है नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग करना। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि इट ओनली टेक्स अवे, कि वो अब ट्रांसफर तो हो जाएगा लेकिन फ्री फ्रॉम डिफेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा। क्वेश्चन 3 है कि वेयर अ चेक बियर द क्रॉस इट्स फेस द नेम ऑफ बैंकर। जब एक बैंक का नाम मेंशन होता है तो वो स्पेशल क्रॉसिंग होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन है कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज अदर देन अ चेक कैन नॉट बी। अच्छा, अब जो बाकी बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं उसमें क्रॉसिंग नहीं होती। क्रॉसिंग जो है ना वो सिर्फ चेक में अलाउड है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं उन्हें इंडोर्स कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं, क्रॉस नहीं कर सकते, और यानी जो चेक के अलावा होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चेक को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बाकी बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट होते हैं, चेक में एक्सेप्टेंस वाला रूल नहीं होता। तो ऑप्शन बी यहां पे ठीक होगा। क्वेश्चन 5 है कि वेयर अ चेक बियर द क्रॉस इट फेस द वर्ड्स अकाउंट पे और अकाउंट पे ओनली द क्रॉसिंग इज। इसको रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कहते हैं, और इससे जो है ना इफेक्ट ये आता है कि जिस पर्सन का नाम मेंशन होता है चेक पर सिर्फ उसके अकाउंट में ही चेक के पैसे क्रेडिट हो सकते हैं। क्वेश्चन 6 है कि मिस्टर ए साइंस द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स। तो चार हैं और वो कह रहे हैं कि जी आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। पहला है कि आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी और ऑर्डर ₹500। तो इसमें प्रॉमिस है, ये प्रॉमिसरी नोट है, वैलिड है, अनकंडीशनल है। दूसरा है आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू मिस्टर बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो वैसे तो इसमें एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट भी है, लेकिन साथ ही पेमेंट का वादा भी है, तो ये भी एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट है। थर्ड है कि मिस्टर ए प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी सम ऑफ ₹500 ऑन टेलीफोन। टेलीफोन पे तो इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं हो सकता, जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज हो या प्रॉमिसरी नोट हो उसका इन राइटिंग होना जरूरी है। फोर्थ है आई एम लाइबल टू पे मिस्टर बी ₹500। तो इसका जो मतलब है सिर्फ ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी है, और इसके अंदर ना प्रॉमिस टू पे है ना ऑर्डर टू पे है, सो ये भी नहीं वैलिड होगा। सो सिर्फ 1 और 2 ठीक हैं, विच मीन्स ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 7 है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑन अ चेक। तो खाली अगर लाइन लगा देते हैं या सिर्फ दो लाइनें लगा के ट्रांसवर्स लाइन लगा कर उसमें एंड कंपनी या एंड को लिख देते हैं, तो ये तीनों जो क्रॉसिंग हैं ये तीनों जनरल क्रॉसिंग को शो करने के तरीके हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रॉसिंग ऑन अ चेक। जब किसी बैंक का नाम मेंशन हो विद और विदाउट लाइंस, दोनों एक्सेप्टेबल वेज हैं, तो इसको हम स्पेशल क्रॉसिंग कहते हैं। क्वेश्चन 9 है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू क्रॉसिंग एंड पेमेंट ऑफ चेक। अ कलेक्टिंग रिसीविंग बैंकर इज वन हु रिसीव्स द पेमेंट ऑफ अ क्रॉस चेक ऑन बिहाफ ऑफ हिज कस्टमर। जी बिल्कुल, कलेक्टिंग बैंक वही होता है जो अपने कस्टमर के बिहाफ पर पैसे कलेक्ट कर रहा होता है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। द प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर इज नॉट अवेलेबल इवन इफ इट्स क्रेडिट कस्टमर अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ चेक बिफोर रिसीविंग पेमेंट देयर ऑफ।
ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन है कि जो प्रोटेक्शन सेक्शन 131 में मेंशन है कि ये प्रोटेक्शन कलेक्टिंग बैंकर को अवेलेबल होती है अगर वो चेक लेकर ही अमाउंट क्रेडिट कर देते हैं और बाद में पैसे दूसरी जगह से लेते हैं, तब भी उनको ये प्रोटेक्शन अवेलेबल होगी। तो हमारा यही ऑप्शन होगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी भी देख लेते हैं। वेयर द चेक इज क्रॉस स्पेशली टू मोर देन वन बैंकर except when crossed to an agent for collection, the banker to whom it is done shall refuse payment thereof। एग्जैक्टली ये बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ के अंदर पॉइंट मेंशन है कि अगर मोर देन वन बैंकर को आप कर देते हैं सिवाय इसके कि एजेंट से कलेक्शन के लिए हो, वो एक्सेप्शन है, तो वो लाजमी तौर पर उसकी पेमेंट रिफ्यूज करनी होती है, क्योंकि जब दो बैंक के नाम मेंशन है तो कौन से बैंक में जाएगा स्पेसिफिक डिफाइन नहीं हो रहा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर है द एडिशन ऑफ वर्ड नॉट निगोशिएबल डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द चेक। ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो चेक ट्रांसफर हो सकता है लेकिन वो ट्रांसफर विदाउट डिफेक्ट्स नहीं होगा, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट नहीं होगा, ट्रांसफर स्टिल हो सकता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 10 है कि द ड्यूटी एंड अथॉरिटी ऑफ अ बैंकर टू पे अ चेक ड्रॉन ऑन हिम बाय हिज कस्टमर्स आर डिटरमिन्ड बाय काउंटरमेंड ऑफ पेमेंट। यानी जब कस्टमर ये नोटिस दे देता है कि जी पेमेंट इस चेक की रोक दें, तो ये तो ठीक है। नोटिस ऑफ कस्टमर डेथ, अगर बैंक को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कस्टमर की डेथ हो गई तो उसके अकाउंट से चेक्स की पेमेंट रोक दी जाती है। नोटिस ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ कस्टमर के अगर ये इन्फॉर्मेशन मिले कि कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गए तो तब भी बैंक को लाजमी तौर पर वो पेमेंट रिफ्यूज करनी होती है, वो पे नहीं कर सकते। सो ऑल ऑफ द अबव यानी ऑप्शन डी ठीक होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।